इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोसलेस लॉ। मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ भी पेश किया था। मोसले ने 1913 में ये स्टडी किया कि 38 मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं इनके एक्सरे जो कि एनोड से निकल रहे हैं इसके वेवलेंथ के बारे में मोसले ने पढ़ा था। जो 38 किस्म के मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए उसके वेवलेंथ के बारे में पढ़ा जब वो एक्सरे निकल रहा है उसके एनोड से टकराने के बाद। उस गैस का जो भी है मतलब हम लोग गैस को रखे डिस्चार्ज ट्यूब में तो वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा और एनोड से जो एक्सरे निकालेगा एक्सरे से फिर हमें ये इसका वेवलेंथ वगैरह मालूम पड़ता है। तो वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था। इन्होंने 38 एलिमेंट्स एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक के एलिमेंट को ऑब्जर्व किया था। वो जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि एक्सरे की वेवलेंथ जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे इस मेटल का एटॉमिक मास बढ़ रहा है। इन्होंने फिर इस बात का मुशाहिदा किया कि ये जो रेडिएशन मेटल से निकल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मेटल के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ रही है। जिसके बाद मोसले ने अपना लॉ पेश किया। मोसले लॉज से दैट the square root of the frequency is directly proportional to the atomic number of an element। फ्रीक्वेंसी के साथ रूट इसलिए लगाया गया क्योंकि ऐसे रेस की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है और हमें मालूम है कि एलिमेंट में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोसले ने कहा कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी f is directly proportional to Z एटॉमिक नंबर माइनस b। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के a कांस्टेंट को प्रोड्यूस कराएंगे। अंडर रूट f is equal to a z माइनस b। यहाँ पर a और b दोनों ही मोसलेस कांस्टेंट की इसको डिस्कस करेंगे कि अल्फा रेस क्या है। अल्फा रे का मास तकरीबन 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अल्फा रेस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस की तरह होता है। अगर हम इस रे को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तो ये बड़े मार्जिन से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस रे पर पॉजिटिव 2 का चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस रे की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, यानी ये रे ज्यादा चीजों से आर पार नहीं जा सकता। बीटा रेस इसका मास 1.8 एक्सपोनेंट 3 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर हम इस रे को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखेंगे तो ये अल्फा रे के अपोजिट पोल पर डिफ्लेक्ट करता है और इसकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा रे से ज़्यादा होती है और इस पार्टिकल पर -1 का चार्ज होता है। अब हम गैमा रे की बात करते हैं। गैमा रे की बात करते हैं तो गैमा रे का मास 0 होता है और ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी इस रे पर कोई चार्ज नहीं होता और ये रे फोटोग्राफिक प्लेट से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पार हो जाती है, यानी कि इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत हाई होती है। पेनिट्रेशन यानी कि रे का उस मटेरियल से बाहर चले जाना और डिफ्लेक्ट का मतलब है रे का उस मटेरियल से टकराकर मुड़ जाना, मुड़कर वापस आ जाना। अब हम अल्फा, बीटा और गैमा रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन के कुछ इस्तेमालात को जानेंगे कि यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। मेडिकल के फील्ड में न्यूक्लियर रेडिएशन को मुख्तलिफ बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी को कैंसर के मर्ज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे एग्रीकल्चर फील्ड में यानी किसान वगैरह खेत में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बीजों को ट्रीट करके यानी कि इसका इलाज करके नया फसल उगा सकें। इसे हम प्लास्टिक की मोटाई को नापने यानी कि उसके जो थिकनेस है उसकी मेजरमेंट और चट्टान वगैरह के स्टडी के लिए भी न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि चट्टान वगैरह है, इसको देखना है कि इसकी उम्र कितने साल पुराना है ये चट्टान। यहाँ इसे हम पुराने जानवर या जिंदगी के फॉसिल्स के उम्र जानने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ये कितनी पुरानी है।
जैसे डायनासोर वगैरह कितने पुराने जानदार हैं, अब ये फॉसिल्स बन चुके होंगे। तो न्यूक्लियर रेडिएशन के ज़रिए से हम इस फॉसिल्स को स्टडी करके इसकी एज भी बता सकते हैं कि ये कितने साल पुरानी ये फॉसिल्स यहाँ पर हैं, कितने साल पुराना वो जानदार था। ये भी हम फॉसिल्स को न्यूक्लियर रेडिएशन से पास करवा कर, इस प्रोसेस से पास करवा कर हम क्या पता कर सकते हैं, उसके एज को भी मालूम कर सकते हैं। ऑर्बिटल, यहाँ पर एस जो है वो शार्प लाइन की शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल इस ऑर्बिटल को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो इसका स्पेक्ट्रा शार्प लाइंस पर बना। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, यानी कि ये ऑर्बिटल गोल होती है और इस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली यानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन इसलिए सिर्फ एक होती है क्योंकि हमें एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में इलेक्ट्रॉन हर जगह बिखरे दिखाई देते हैं। कोई सी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो। ऐसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जाती है अगर n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी n की वैल्यू बढ़ाने पर इसकी ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि एस ऑर्बिटल का साइज, इसके साइज में इंक्रीमेंट आएगा, एस ऑर्बिटल के साइज में बढ़तरी आएगी, यानी कि एस ऑर्बिटल का साइज बढ़ते जाएगा। इस ऑर्बिटल में किसी किस्म का नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन किसे कहते हैं, अब नोडल प्लेन को जानिए। नोडल प्लेन एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ही कम यानी 0 के बराबर होते हैं, जबकि एस के ऑर्बिटल में हर जगह इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ होता है, इसलिए इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। पी ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। पी ऑर्बिटल में पी का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, डुगडुगी होता है, इसी तरह के कोई शेप होती है पी ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल का शेप आप जिम वगैरह में एक्सरसाइज जो करते हैं बाइसेप बनाने के लिए, जो डम्बेल होता है, बिल्कुल उसी तरह का पी ऑर्बिटल का भी शेप होता है। ये ऑर्बिटल 3 एक्सिस पर होते हैं, यानी कि पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन 3 एक्सिस पर लाई कर रही होती है। वो 3 एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं, इसलिए इसकी ओरिएंटेशन पी एक्स, पी वाई और पी जेड होती है। 3 ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी पी एक्स पी वाई के बराबर है और पी वाई पी जेड के बराबर है, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। हर ऑर्बिटल दूसरे के साथ मिलकर एक ही एंगल बनाएंगे। हर एक ऑर्बिटल 2 लोब्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि डम्बेल के एक साइड को एक लोब और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट से दूसरे लोब शुरू हो जाता है। उस पॉइंट से जो दूसरा लोब होता है वो दूसरा सेकंड लोब कहलाता है, इसलिए 2 लोब पर मुश्तमिल होता है। एक लोब को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव का नाम देते हैं। एक्स एक्सिस में जो लोब लाई करता है उसको पॉजिटिव का लेबल देंगे और दूसरे को नेगेटिव, या किसी को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव का लेबल दे सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वाले को पॉजिटिव देना है दूसरे वाले को नेगेटिव देना है, कुछ भी मसला नहीं है। एक लोब नाशपाती की तरह होता है, यानी कि पेयर के लाइक उसका शेप होता है एक लोब का। ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 लोब मिलते हैं, मीट करते हैं, उसे हम नोडल प्लेन कहेंगे। नोडल प्लेन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। डी ऑर्बिटल, डी सबशेल 5 ऑर्बिटल में तकसीम होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और पी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। डी ऑर्बिटल को अगर हम मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो ये 5 डायरेक्शन में टूट जाता है। वो 5 ओरिएंटेशन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है। डी ऑर्बिटल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है, यही 2-3 इन्फॉर्मेशन थी, एक ओरिएंटेशन के बारे में और एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और एक के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, बस। इसके अलावा आपकी बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है डी ऑर्बिटल के बारे में, और एफ ऑर्बिटल के बारे में भी आपके बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। एफ ऑर्बिटल, एफ का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल ऑर्बिटल। एफ सबशेल 7 ऑर्बिटल में तकसीम होते हैं, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स पर ये डिवाइड होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में टोटल
14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एफ ऑर्बिटल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो ये 60 डायरेक्शन में तकसीम हो जाता है। और वो 60 डायरेक्शन कौन से हैं ये भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डी और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसके शेप, साइज़, ये सब क्या बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसलिए इसका जो डिस्कशन है वो आपको बड़े लेवल में आपको बताया जाएगा। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को हम लोग अब हम क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नील बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर यानी एक गोल से रास्ते पर घूम रहा होता है। लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं बल्कि ये वेव के नेचर भी रखती है। फिर एक और साइंसदान आए, श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेव की तरह होती है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो घूमते हैं लेकिन सर्कुलर पाथ पर नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये ऑर्बिटल कहा किसे जाता है? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है कि जिस सर्कुलर स्पेस पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं KLMN, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। वैसे ही एक ऐसा रीजन यानी ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए हमें, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। श्रोडिंगर ने वेव की एक इक्वेशन दी थी जिस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन का पता मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी के घर का एड्रेस ढूंढना हो तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले तो आप किस ब्लॉक पर रहते हैं, इस ब्लॉक के किस स्ट्रीट में रहते हैं, आपका कॉलोनी कौन सा है और आपके मकान का नंबर क्या है। इससे ईज़िली आप किसी भी घर को ढूंढ लोगे। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं कि वो कौन से ऑर्बिट में हैं, इस ऑर्बिट के किस सब शेल पर मौजूद है और उस सब शेल के किस ऑर्बिटल पर मौजूद है। ये पता इलेक्ट्रॉन का हमें श्रोडिंगर के 4 क्वांटम नंबर से मिलता है। यानी कि जो इक्वेशन श्रोडिंगर ने पेश किया था उसके ज़रिए हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का एक ज़रिया है क्वांटम नंबर। एरविन श्रोडिंगर के 4 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन का पता मिलता है कि आखिर जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिस इलेक्ट्रॉन का घर हम तलाश कर रहे हैं वो किस जगह पर मौजूद है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से वाज़ा करते हैं, इसे n से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है और इन्फिनिटी यानी कहीं तक भी जा सकती है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो इस क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करता है, यानी कि n की वैल्यू क्या है। इससे हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, इस ऑर्बिट की साइज़ भी मालूम कर सकते हैं। n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा, उतनी ही डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसे हम n स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू सपोज कर लें कि 2 है तो इसके अंदर मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, क्योंकि n स्क्वायर का फॉर्मूला अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और इस ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसे हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं 2n स्क्वायर। यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होंगे। दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडायरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम L से डिनोट करते हैं। ये किसी भी ऑर्बिटल के शेप से ताल्लुक़ रखता है। इसकी वैल्यू n से 1 कम होती है, यानी n अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी। यानी कि इस क्वांटम नंबर को मालूम करने का फॉर्मूला n-1 के बराबर है। अगर जिस ऑर्बिटल में L की वैल्यू 0 होगी तो उस ऑर्बिटल को हम S ऑर्बिटल कहेंगे, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी तो इसके ऑर्बिटल को S ऑर्बिटल कहेंगे। L की वैल्यू जब 1 और n की वैल्यू 2 होगी तो उस ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल कहते हैं, जबकि
L की वैल्यू जब 2 और N की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो उस ऑर्बिटल को d ऑर्बिटल कहेंगे, और L इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 4 जब होगा तो वो ऑर्बिटल f ऑर्बिटल कहलाएगा। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर कहता है कि एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्बिटल हैं, इसका पता हम 2l+1 के फॉर्मूले से लगा सकते हैं। यानी कि सपोज करें n की वैल्यू 1 है, यानी कि l की वैल्यू 0 है, तो 2l+1 की वैल्यू क्या होगी, 2l+1 बराबर हो जाएगा 1 के, यानी कि l की वैल्यू जब 0 होगी तो इसमें एक ही ऑर्बिटल मौजूद होगा जो कि क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। जबकि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसको मालूम करने का फॉर्मूला अजीमुथल ने बताया कि 2 × 2l+1, यानी कि ये फार्मूला है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि उस ऑर्बिटल में, उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। l की वैल्यू जब 0 होगी सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, d ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और f ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ही आ सकते हैं। अभी हम ऊपर अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें उसने ऑर्बिटल को निकालने के लिए 2l+1 का फॉर्मूला बताया, और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको मालूम करने के लिए इसने फार्मूला बताया है, वो 2 × 2l+1 है। यानी कि l की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, वो 2 0 0 + 1 यानी कि 1, 2 × 1 2, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर l की वैल्यू 1 होगी यानी कि वो p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल है तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन ही p ऑर्बिटल में आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ने अभी जो सारे ऑर्बिटल का बताया, इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी निकाली है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन और एक्सिस में घूमने लगता है, तो इसके उस एक्सिस का, उस ओरिएंटेशन का पता हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। इसकी वैल्यू हमें l की वैल्यू पर डिपेंड करती दिखाई देती है। जैसे s के ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो l की वैल्यू 0 होती है, यानी कि m की वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन p के ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल तो 3 अलग अलग डायरेक्शन, यानी कि 3 अलग अलग वैल्यू। तो इस पॉइंट पर m की वैल्यू -l से शुरू होकर 0 तक जाती है, फिर 0 से शुरू होकर +l तक जाकर ख़त्म हो जाती है। यानी कि p के ऑर्बिटल में l की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो इसमें m की वैल्यू क्या होगी, -1 से शुरू होगी, +0 तक आएगी, फिर +1 तक जाएगी 0 से शुरू होकर। तो -1, 0, +1 इसकी क्या होगी, m की वैल्यू होगी जब l की वैल्यू 1 होगी, और जब l की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी। और इसी तरह d और f ऑर्बिटल में भी यही काम होगा, जिसमें फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा कि -l से शुरू होकर +l तक जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं, घूमते हैं, तो जो इनके स्पिनिंग होती है, घूमने का जो डायरेक्शन होता है, वो जो रोटेशन है, स्पिनिंग है, रिवोल्यूशन है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में घूम रहा होता है, तो एक ही ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन में से एक शायद क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। क्लॉकवाइज के लिए -1/2 वैल्यू होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 इसकी वैल्यू होती है। एक ही ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन क्वांटम नंबर कभी नहीं दिखा सकती है। तो एक ही ऑर्बिटल में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर एक जैसी नहीं कर सकते हैं। एस की वैल्यू हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी। अब हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं।
हमने पहले भी पढ़ा कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने के आसार ज़्यादा से ज़्यादा हों, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रीजन को हम, जो कि जिस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसको हम, उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। हर ऑर्बिटल एक मखसूस साइज़ का, शेप का और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो घूमने का उसका ओरिएंटेशन या डायरेक्शन होता है वो उसका मुख्तलिफ होता है, एक मखसूस डायरेक्शन होता है, एक मखसूस साइज़ होता है हर ऑर्बिटल का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।